हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम। तुम्हारे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूनम एजुकेशन अकेडमी पर। सो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं जो है अपनी क्लास नंबर 6 को स्टार्ट, जिसके अंदर पढ़ने वाले हैं ईवीएस के 30 क्वेश्चन की सीरीज। इससे पहले की 5 क्लास हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर जाकर मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन सीरीज आपकी हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपने इन क्वेश्चन सीरीज़ को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम पढ़ने वाले प्रीवियस ईयर के जो है आपके ईवीएस सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम यहाँ पर बहुत अच्छे से, और आपको चेक करना है कि आप इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अपनी क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम अपना सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा का अनौपचारिक साधन इनमें से कौन सा है? मित्र, परिवार, समाज या इनमें से कोई नहीं। देखिए, हमारे जो एजुकेशन जिसके अंदर हम लेते हैं उसके दो तरीके होते हैं, एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है। जो औपचारिक होता है वो हम किसी संस्था विद्यालय के द्वारा प्राप्त करते हैं, और जो हम अपने बाहरी इन्वायरमेंट से प्राप्त करते हैं उसको हम अनौपचारिक साधन के रूप में बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, परिवार। हमारा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, परिवार को किसने आवश्यक और अनावश्यक रूपों में बांटा है? यानी कि यहाँ पर जो परिवार की डेफिनेशन है उसके बारे में बताया गया है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें 4 वैज्ञानिक के नाम दिए गए, जिनमें से हमें उस वैज्ञानिक को छांटना है जिसने डेफिनेशन दी है। तो यहाँ पर हमारी पहले जो वैज्ञानिक हो गए उनका नाम है मैकाइवर, सेकंड हो गया निम्कोफ, थर्ड हो गया लुंडबर्ग, और हमारा फोर्थ हो गया रेमेंट। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 मैकाइवर। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अरस्तु द्वारा मित्रता का वर्णन नहीं है। जो हमारे अरस्तु साइंटिस्ट है उन्होंने मित्रता के ऊपर जो है डेफिनेशन दी है, उन्होंने व्याख्या की है मित्रता के बारे में। तो चलिए यहाँ पर उस ऑप्शन को देखना है जो इनके अंदर नहीं है, जिसके बारे में अरस्तु ने बात नहीं की। हमारा पहला ऑप्शन हो गया, उपयोगिता की मित्रता में मित्र वही होता है जिसकी मित्रता में अपना हित दिखाई देता है। यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन हो गया, आनंद की मित्रता में मित्रों के बीच आपसी हित को लेकर सहमति होती है एवं जो अपनी खुशी मित्रों के बीच बांटते हैं। हमारा थर्ड ऑप्शन हो गया, अच्छी मित्रता में दो मित्र के बीच आपसी सम्मान का भाव होता है और एक दूसरे के साथ आनंद लेते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है मैचिंग ये क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है हमें इनको सम्मिलित करना है। हमें यहाँ पर बताना है कि मोनेरा प्रोटिस्टा के अंदर ये पादप जगत और जंतु जगत हो गया, इनके अंदर जो है हम किन विषयों का अध्ययन करते हैं। तो जो हो गया हमारा पहला यहाँ पर ऑप्शन है मोनेरा। तो इसके अंदर जो है हम जीवाणु का अध्ययन करते हैं, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 2 में सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। इन कथनों पर विचार करें। पौधे पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र के लिए अति आवश्यक होते हैं क्योंकि ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। हमारा सेकंड ऑप्शन हो गया, मनुष्य तथा जीव जंतु भी अपने खाद्य पदार्थों का अधिकांश भाग पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर इन दोनों कथन में से जो कथन सही होगा हमें उसको छांटना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों ही कथन जो है आपके सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इनमें से कौन तने की विशेषताओं में शामिल नहीं है? यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तने पर पर्व संध्या और पर्व पाई जाती है। हमारा सेकंड ऑप्शन है, तने के अग्रभाग पर वृद्धि प्रवेश होता है। हमारा थर्ड ऑप्शन है, तने पर कलिकाएं होती है। और लास्ट हमारा ऑप्शन है, तना सहदेव धनात्मक प्रकाश अनुवर्तक तथा ऋणात्मक भूमि अनुवर्तक होते हैं, नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। पर विचार कीजिए। यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें इनमें से जो है सही को यहाँ पर बताना है। जीवों की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था। हमारा सेकंड ऑप्शन है, इस सिद्धांत का वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, जो कि उनकी पुस्तक जो है आई थी 1859 में, किया है। तो यहाँ पर बताना है हमारा सही जवाब क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, जिसके अंदर दोनों ही ये कथन बिल्कुल सही होंगे। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। वे कौन से जीव है जो मृत पशुओं एवं जंतुओं को अपघटित करते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अपघटक, स्क्वेंजर,
हमारा थर्ड ऑप्शन है पैरासाइट और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस सवाल का हमारा जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 अपघटक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ऐसी जीव है जो चलने, चढ़ने तथा उड़ने तीनों कार्यों को कर सकता है। यानी कि उस जीव का नाम बताना है जो चल भी सकता है, चढ़ भी सकता है और उड़ भी सकता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मेंढक, सर्प, काकरोच, एमू। तो यहाँ पर हमारा जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 काकरोच। मनुष्य को सर्वाहारी कहने का सटीक कारण क्या है। यानी कि मनुष्य को सर्वाहारी क्यों कहा जाता है, इसका इसी चीज को कहने का सही रीजन क्या है वो यहाँ पर हमें बताना है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा पहला ऑप्शन है वह निरामिष है। सेकंड ऑप्शन है पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है। हमारा थर्ड ऑप्शन है वह पौधों व जीवों दोनों के उत्पादकों को खाता है। और हमारा लास्ट ऑप्शन है जीवों पर अपने भोजन के लिए आश्रित रहता है। तो यहाँ पर जो है हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वह पौधों एवं जीवों दोनों के उत्पादकों को खाता है। इसका मतलब है पौधों से जो हमें फल फूल सब्जियां प्राप्त होती है उनको खाता है, और जीवों से यहाँ पर जो है उत्पादकों का मतलब है जैसे हमें जीव द्वारा क्या मिलता है, दूध मिलता है और अंडे वगैरह लोग खाने में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है स्पेशली मैं बोलना चाहूँगी कि दूध के लिए यहाँ पर जो है जीवों पर मनुष्य डिपेंड रहते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही जवाब होगा। भोजन पकाने अथवा बनाने की कौन सी विधि अच्छी है। यानी कि यहाँ पर हमें सबसे अच्छी विधि को बताना है। हमारा पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। हमारा सेकंड ऑप्शन है सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। हमारा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है सब्जियों को काटना और फिर उन्हें चलते पानी में धोना। और हमारा यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। तो यहाँ पर जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जब हम सब्जी को छीलकर उनको धो लेंगे पहले और फिर काटेंगे तो उनके अंदर जो पोषक तत्व है वो बेकार नहीं होते, और अगर हम सब्जी को काट कर धोएंगे तो उसके अंदर जो पोषक तत्व है वो पानी के साथ बह जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अंडा, सोयाबीन, मांस और दूध। तो इनके अंदर जो है प्रोटीन का जो सबसे अच्छा यहाँ पर स्रोत है उसको हमें बताना है। तो अंडे का सबसे अच्छा जो है स्रोत होता है सोयाबीन। इनमें से क्या भिंडी में पाया जाता है। तो भिंडी जो हमारी सब्जी है उसमें यहाँ पर कौन सा विटामिन पाया जाता है उसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। हमारा पहला ऑप्शन है विटामिन ए, सेकंड ऑप्शन है विटामिन सी और हमारा थर्ड ऑप्शन है फास्फोरस, और हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है उसके अंदर इन तीनों को ही ले लिया गया है, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो यहाँ पर जो है हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी और फास्फोरस तीनों ही चीज़ें पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बीमारी उपार्जित बीमारी नहीं है। तो यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं, हमें इनमें से उपार्जित बीमारी को छांटना है। काली खांसी, छोटी माता, पैचिस, हीमोफीलिया। तो यहाँ पर सही जवाब बताइए कौन सा होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि जो उपार्जित बीमारी होती है वो किस बीमारी को कहते हैं। देखिए हमारे ये बीमारी के कई तरह के प्रकार होते हैं जिनके अंतर्गत आता है जन्मजात बीमारियाँ जो हमारे अंदर जन्म से होती है, जिसे हम अनुवांशिक बीमारियाँ भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर आती है हीमोफीलिया, वर्णांता। ये हमारी जो है जन्मजात होती है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं संक्रामक रोग। ये संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो विभिन्न कारकों की सहायता से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पर उपार्जित बीमारियां उन बीमारियों को बोलते हैं जो हमें वातावरण से मिलते हैं, जिनके अंतर्गत आपके पैचिस, काली खांसी, छोटी माता आदि को शामिल किया जाता है। यहाँ पर जो ये बीमारियां होती है ये मतलब इनके अंदर ही हम संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग को लेते हैं। यानी कि अगर मेनली बात की जाए तो बीमारियां 2 प्रकार की होती है, एक आपको होती है जन्मजात और एक होती है उपार्जित। उपार्जित के 2 प्रकार होते हैं, संक्रामक बीमारी और असंक्रामक बीमारी। तो यहाँ पर उपार्जित बीमारी वे बीमारी होगी जो हम वातावरण से हमें मिलती है और कुछ समय के बाद वे ठीक भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स इस ऑप्शन का हमारा जो सही जवाब होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अंदर हमें पूछा गया है कि उपार्जित बीमारी नहीं है, यानी कि
हमें बात करनी है जो उपार्जित बीमारी नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही जवाब होगा हीमोफीलिया। काली खांसी, छोटी माता और पैचिस तीनों बीमारी हमारी उपार्जित के अंदर आएगी, और जो हीमोफीलिया है ये हमारी जो है जन्मजात बीमारी के अंदर आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। 4 ऑप्शन दिए गए जिसके अंतर्गत हमें उस ऑप्शन को छांटना है जो संक्रामक रोग के बारे में बताता है। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रेंड्स बताना चाहूँगी कि संक्रामक रोग कौन से होते हैं। संक्रामक रोग को इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेक्शन। वे रोग जो सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलते हैं उनको बोलते हैं संक्रामक रोग। यानी कि जैसे घर में अगर किसी व्यक्ति को जुकाम हो जाता है तो उसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि बाकी मेंबर को भी जुकाम हो सकता है। यानी कि जो बीमारियां फैलने वाली होती हैं उनको हम संक्रामक रोगों के अंतर्गत लेते हैं। तो चलिए अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। वह बीमारी जो किसी व्यक्ति विशेष के अंदर जन्म से होती है। सेकंड ऑप्शन है जो विभिन्न कारकों की सहायता से एक दूसरे व्यक्ति तक पहुँचे। हमारा थर्ड ऑप्शन है वह बीमारी जो वातावरण से होती है। और हमारा लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर जिस बीमारी के बाह्य कारक नहीं फैलते। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर जो अधिगम की विशेषता नहीं है हमें उसको छांटना है। हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अधिगम निरंतर परिवर्तनशील है। सेकंड ऑप्शन है अधिगम एक अनुकूलन प्रतिक्रिया है। हमारा थर्ड ऑप्शन है अधिगम सामंजस्य की प्रक्रिया है। और हमारा लास्ट ऑप्शन है अधिगम विकास का प्रतीक माना जाता है। देखिए यहाँ पर जो निगेटिव होगा हमको उसको हमें ढूंढना है। अधिगम निरंतर परिवर्तनशील होता है, यानी कि जब हम किसी चीज़ को, अधिगम का मतलब होता है इंग्लिश में लर्निंग, यानी कि जो आप लर्निंग करते हो, सीखते हो, वो समय के साथ परिवर्तन जो है उसके अंदर देखने को मिलता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन भी है अधिगम एक अनुकूल प्रक्रिया है, तो ये भी हमारे यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जो ऑप्शन नंबर थर्ड है अधिगम सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये हमारे यहाँ पर नहीं होगा। तो इस प्रश्न का जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए शिक्षण उद्देश्य में से एक है। हमारा पहला ऑप्शन है यूएनओ का ज्ञान होना। सेकंड ऑप्शन है अनुबंधन सिद्धांत। हमारा थर्ड ऑप्शन है पत्र मित्र बनाना। और हमारा लास्ट ऑप्शन है सांस्कृतिक जानकारी देना। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विषय का संबंध पर्यावरण अध्ययन में सबसे अधिक होता है। भूगोल, भौतिक विज्ञान, इतिहास, दर्शन शास्त्र। तो इन 4 ऑप्शन में से जो हमारा सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि भूगोल। हमारा अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है, यानी कि जो निगेटिव है उसको हमें यहाँ पर छांटना है। हमारा पहला ऑप्शन है प्रजातांत्रिक आदर्शों से अवगत करवाना, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। छात्रों को शुद्ध विचार तथा चिंतन करने का प्रशिक्षण देना, बिल्कुल पर्यावरण का अध्ययन का उद्देश्य होता ही है। हमारा थर्ड ऑप्शन है छात्रों में आदर्श नागरिकता का विकास करना, ये भी बिल्कुल सही होगा। शुद्ध पेय और वायु की कमी, तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संबंधित आयामों को जानने एवं समझने हेतु अनिवार्य है। पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक चेतना, पड़ोसी, पर्यावरणीय मूल्य। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस आयोग ने पर्यावरणीय शिक्षा को औपचारिक धारा से जोड़ने की सिफारिश की है। तो यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन दिए गए। कोठारी आयोग, सेकंड ऑप्शन है सरकारिया आयोग, थर्ड ऑप्शन है साहा आयोग, और हमारा लास्ट जो है ऑप्शन है वो है यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें हमें जो है सही जवाब जो है बताना है। तो इसके अंतर्गत जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा कोठारी आयोग। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर होगा। हमारा अगला प्रश्न है मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा होता है उसे पर्यावरण कहा जाता है। यह परिभाषा किसने दी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं हॉलैंड एवं डगलस। हमारा सेकंड ऑप्शन है सीसी पार्क। हमारा थर्ड ऑप्शन है कर्ट लिविन। और हमारा लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 सीसी पार्क बिल्कुल सही जवाब इस प्रश्न का जो है हो जाएगा।
पर्यावरण को व्यापक रूप से क्षति किससे पहुंचती है, यानी कि नुकसान किससे होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बांध निर्माण, सड़क निर्माण, खनन काय और हमारा जो 4th ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पर हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4th। तो यहाँ पर जो है बांध बनाने से, सड़क निर्माण करने से और खनन यानी कि खुदाई कार्य से जो है पर्यावरण को क्षति पहुँचती है। हमारा अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के अनुसार पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित नहीं करता है। देखिए आपको जो है प्रश्न बहुत सावधानी के साथ पढ़ना है, क्योंकि कई बार जैसे कि इस प्रश्न में दिया गया है वो हमसे पूछ लेता है कि इन ऑप्शन में से कौन सा इसके अंदर नहीं है। तो आप ध्यान से इन प्रश्नों को पढ़िएगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सहभागिता, ऑप्शन नंबर जो हमारा 2 हो गया कौशलों का विकास, ऑप्शन नंबर 3 होगा सामाजिक भावना और हमारा लास्ट ऑप्शन हो गया मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर होगा। देखिए पर्यावरण के अंदर यहाँ पर सहभागिता यानी कि आपका सहयोग जरूरी होगा, कौशलों का मूल्यांकन भी बिल्कुल सही यहाँ पर है और मूल्यांकन भी यहाँ पर इसका सही होगा। लेकिन इसके अंदर पूछा गया है उद्देश्य निर्धारित नहीं है, तो यहाँ पर जो निर्धारित नहीं है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पर हम इस प्रश्न को दोबारा दोहराते हैं कि इसके अंदर हमें जो है नहीं बताना है। तो 4 ऑप्शन हमारे ये हो गए और इनमें से जो हमारा जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक भावना। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा, ऑप्शन दिए गए हमें, ऑप्शन को देख लेते हैं। बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, यानी कि जो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हम पाठ्य पुस्तकों में भाषा का प्रयोग करते हैं उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, इस बारे में यहाँ पर जो है हमें बताना है। हमारा 2nd ऑप्शन हो गया रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। हमारा 3rd ऑप्शन हो गया तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए और हमारा जो है लास्ट ऑप्शन हो गया परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। तो देखिए मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि परिभाषाओं पर बल नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन तो बिल्कुल ही हम एकदम से पढ़ते पहचान लेंगे कि ये तो होने नहीं वाला। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ऐसी भाषा का प्रयोग करनी चाहिए जो बच्चे डेली रूटीन में जिसको बोलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो गया यहाँ पे, ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। हमारा पहला ऑप्शन हो गया इसके अंतर्गत अन्वेषण, विद्या एवं सत्यापन, 2nd ऑप्शन हो गया अनुभव, 3rd ऑप्शन हो गया अवधारणा का बनाना और लास्ट हो गया उपरोक्त सभी। तो इसके अंतर्गत है जो है हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से हमें सही कथन को छांटना है। हमारा पहला ऑप्शन हो गया ह्यूरिस्टिक विधि में अध्यापक की भूमिका केवल मार्गदर्शन की होती है। हमारा 2nd ऑप्शन हो गया प्राथमिक स्तर के लिए ह्यूरिस्टिक विधि को अधिक उपयुक्त नहीं माना जाता। हमारा 3rd ऑप्शन हो गया ह्यूरिस्टिक विधि के द्वारा कक्षा में ही बालकों को बुनियादी शिक्षा दी जा सकती है। और हमारा लास्ट ऑप्शन हो गया ह्यूरिस्टिक विधि पाठ्य पुस्तकों को बोधगम्य तथा सरल बनाना जो है उसका उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही यहाँ पर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक बालक को भ्रमण द्वारा शिक्षित करने के पक्ष में थे। तो मतलब यहाँ पर कहा गया है कि जो बच्चों को हम भ्रमण के लिए ले जाते हैं यानी कि टूर के लिए ले जाते हैं और टूर के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, तो ये किसके अनुसार मतलब इसके पक्ष में कौन से हमारे वैज्ञानिक इन चारों में से थे। तो यहाँ पर हमें 4 नाम दिए गए हैं, स्पेंसर, रूसो, कार्ल मार्क्स, अरस्तू। तो इनमें से जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 रूसो। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि विद्यार्थियों में अभिप्रेरक का काम करती है। कहानी विधि, भ्रमण विधि, दत्त कार्य विधि, एजुसेट विधि। तो इनमें से हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 दत्त कार्य, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं होमवर्क, कि जो मतलब घर के लिए बच्चों को हम काम देते हैं, इसके अंदर ये आ जाता है। जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही इसका जवाब होगा। तो यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए, जो सुमेलित नहीं है उसको यहाँ पर हमें छांटना है। स्पेस नियंत्रण कक्ष, जो ये कहाँ पर है आपका थुम्बा में। फिर हमें दिया गया है नेहरू संग्रहालय, ये कहाँ है बम्बई में। विज्ञान संग्रहालय
जो हमें बताया गया है बेंगलुरु में, और हमारा लास्ट ऑप्शन है बिरला प्लेनेटोरियम जो कि कोलकाता में है। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है हमें उसको बताना है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही होगा, और बाकी 3 ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखे हैं। तो यहाँ पर जो है सुमेलित नहीं है, इसके अंतर्गत आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स आज की हमारी क्वेश्चन सीरीज यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम 30 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर।